रसोई में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था तो स्नान घर में कपड़ों का घर भी एकदम बिखरा था। निधि के समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। कितनी बार कहा अजीत से कि वॉशिंग मशीन ठीक करा दो, पर सुनते ही नहीं है। मालती भी जब तक छुट्टी मार जाती है लगता है जैसे फ्री में काम कर रही हो। निकालती इसलिए नहीं है उसे क्योंकि फिर दूसरी जल्दी बाई मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उसके हजारों नखरे होते हैं। वैसे मालती आज भी न आने को कह गई है। निकी से तो कुछ कहना ही बेकार है। जब भी निधि कहती है कि अब बच्ची नहीं रही, कम से कम कुछ खाना बनाना तो सीख ले, तो अजीत बीच में ही बोल पड़ते कि पुराने जमाने की बात मत करो। अरे आजकल की लड़कियां चांद पर पहुंच गई हैं और तुम अभी भी चूल्हे चौके में अटकी हो। मेरी बेटी कोई बड़ा काम करेगी, तुम्हारी तरह यह घर के कामों में थोड़े ही उलझी रहेगी। निधि चुप लगा जाती। इससे निकिता और ढीठ बन गई थी। उसकी सासू माँ कमला देवी से तो वैसे भी घर का कोई काम नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कि अब उनका शरीर काम करना बंद कर चुका है। एकदम ठीक है, अभी भी एकदम स्वस्थ है, परंतु अपने पूजा पाठ धर्म कर्म और हम उम्र सहेलियों से उन्हें समय ही कहाँ मिलता जो वे निधि के घर के कामों में हाथ बटाएंगी। साफ कह दिया है कि बहुत संभाल चुकी वे घर गृहस्थी। निधि भी उनसे सहायता नहीं मांगती क्योंकि बार बार वही बातों को दोहराना, शिकायतें करना, और वे भी तब जब कोई सुनने वाला ही ना हो। तो इससे अच्छा तो यही लगा निधि को कि खामोशी रहा जाए। इसलिए उसने चुप्पी ओढ़कर घर बाहर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। लेकिन उस पर भी घर के लोगों को उससे कोई ना कोई शिकायत रहती ही, खासकर कमला देवी को। वे तो हमेशा बकबक करती रहती, आस पड़ोस से निधि की बुराइयां करती कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। यहीं पास के ही राम मंदिर से सटी एक बाबा की कुटिया है जहाँ वे अपने चेले चपाटों के साथ निवास करते हैं। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं उनके कदमों में लौटकर खुद को धन्य मानती हैं, और कमला देवी भी। बाबा से पूछे बिना वे एक काम भी नहीं करती। बाबा का वचन मतलब सत्य वचन होता है उनके लिए। आए दिन मंदिर में कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। कभी ठाकुर जी का जन्म उत्सव, तो कभी ब्याह, कभी यज्ञ, कभी झूला, तो कभी जल विहार, कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता। और इन मौक़ों पर कमला देवी भी खूब चढ़ावा चढ़ाती। बाबा के बहाने ही तो आखिर उन्हें घर के कामों से फुर्सत मिलती और दूसरी महिलाओं की कहानियाँ सुनने को मिलती। बाबा ना होता तो जिम्मेदारियों से जूझना पड़ता। मेहनत की कमाई यूं लूटे अच्छा तो नहीं लगता, पर धर्म के मामले में कौन मुंह खोले। इसीलिए निधि और अजीत चुप ही रहते थे। वैसे भी धर्म संकट सबसे बड़ा संकट होता है, लेकिन निधि इन कर्म कांडों का हिस्सा कभी नहीं बनी, और इसलिए कमला देवी उससे चिढ़ी रहती। गुस्सा तो निधि को तब आता जब कमला देवी उस बाबा को अपने घर पर प्रवचन भजन कीर्तन करवाने बुला लेती थी। महीने में यह एक दो बार होता ही था, लेकिन इन सब ढकोसलों से उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता, और यही बात निधि को सहन नहीं होती। इसलिए एक दिन निधि ने इस बात का बहुत ही विरोध किया और कहा कि आवश्यकता नहीं है इन बाबाओं को घर बुलाने की, क्योंकि वह इन सब ढकोसलों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। उसे तो बस कर्म पर भरोसा है। अजीत ने कुछ कहा तो नहीं, पर लगा निधि सही कह रही है, और वैसे भी घर में जवान होते लड़की है तो क्या आवश्यकता है माँ जी को इन्हें घर पर बुलाने की। समझ गई कमला देवी कि बेटा भी बहू की बात से सहमत है। कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन बड़बड़ाई कि यहाँ लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं, पर इन अभागों को कौन समझाए ये बात। इधर कुछ दिनों से निधि की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बहुत थकावट महसूस हो रही थी। सिर भी भारी भारी लग रहा था। बुखार भी
रहने लगा था। खाने की तो इच्छा ही नहीं होती थी। ज़बरदस्ती अगर कुछ खा भी लेती तो उसके पेट में दर्द होने लगता और उल्टी हो जाती। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। जब अजीत से कहती तो वे खींचकर कहते, डॉक्टर को दिखा लो। बहुत होता तो मेडिकल स्टोर से दवा लाकर पकड़ा देते और साथ में 10 बातें भी सुना देते। उस सुधा से गप्पे मारने का वक्त होता है। घंटों सास बहू के सीरियल देख सकती हो पर डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हो। घर में काम ही कितना होता है जो हर समय काम की दुहाई देती रहती हो। ऐसी बातें बोलकर अजीत निधि को चुप करा देता और वह बेचारी सोचती कि जाने दो, ठीक हो जाएगा अपने आप। पर दर्द था कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। हमारे समाज में सदियों से औरतें खुद को इग्नोर करती आई हैं। आज भी औरतों के लिए पहले पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। निधि का भी यही हाल था। अगर घर में किसी को एक छींक भी आ जाती तो वह चिंतित हो उठती, लेकिन अपनी बीमारी को ठीक हो जाएगी ये सोचकर टाल जाती थी। उस दिन निधि का जी बहुत मिचला रहा था। सिर में दर्द हो रहा था कि लग रहा था कि फट ही जाएगा। सोचा अजीत दफ्तर जा ही रहे हैं तो उसे डॉक्टर के पास छोड़ देंगे और फिर वह दिखाकर वापस आ जाएगी। अतः बोली, सुनिए जी, आप सिर्फ मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, मैं डॉक्टर से दिखाकर वापस आ जाऊंगी। अजीत जो गाना गुनगुनाते हुए अपनी टाई ठीक कर रहा था, निधि की बात सुनते ही फट पड़ा। पागल हो क्या निधि? खुद मुझे देर हो रही है और तुम और देर करवाने के चक्कर में हो। जाओ ना, खुद दिखा लो डॉक्टर को। वैसे भी जब देखो कोई ना कोई रोग लगी ही रहती है तुम्हें। एक तो कमा कर खिलाओ और फिर ये सब लफड़े। नहीं होगा इतना मुझसे। बड़बड़ाते हुए अजीत दफ्तर निकल गया और निधि अचंभित सी उसे जाते देखती रह गई। लगा सबकी सेवा करे तो ठीक, लेकिन अपने बारे में कुछ बोले तो कैसे? अजीत चिढ़ गया। स्त्रियों की यही तो दशा है, सबके लिए सोचती हैं, लेकिन जब किसी को उसके लिए करना पड़ जाए तो वह उकताने लगता है। बेचारी निधि अपने दर्द को दरकिनार कर फिर से घर के कामों में जुट गई। रात में निधि को बड़ी बेचैनी होने लगी। गर्म पानी के सेक से और बाम लगा लेने से पेट दर्द और सिर दर्द तो कुछ ठीक हुआ, लेकिन सूखी खांसी बड़ी परेशान करने लगी। बुखार था सो अलग। कमजोरी से उठने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कोई पानी पिला दे, इसलिए अजीत को उठाया, लेकिन कैसे झल्लाते हुए उसने उसे पानी दिया वो वही जानती है। बेचैनी के मारे फिर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सारा शरीर दर्द के मारे टूट रहा था, मगर कहे तो कहे किससे। सुबह किसी तरह उठकर चाय नाश्ता बनाती है। अजीत को दफ्तर भेजकर रसोई का बाकी काम अभी समेट ही रही थी कि एकदम से चक्कर आ गया और वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। वह तो समय पर सुधा वहां पहुंच गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई, वरना जाने क्या अनर्थ हो जाता। हॉस्पिटल से ही निकिता ने पापा को फ़ोन करके बताया कि मम्मी बेहोश हो गई हैं, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। अजीत जल्दी से वहां पहुंच गया। टेस्ट करके डॉक्टर ने बताया कि निधि को हेपेटाइटिस बी हुआ है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। सुनकर तो जैसे अजीत को चक्कर ही आ गया। लगा अब घर कैसे चलेगा। निधि इतनी बीमार है, इसकी उसे ज़रा भी परवाह नहीं थी। टेंशन होने लगी कि घर कैसे चलेगा। निक्की को घर भेजकर वह निधि के पास ही रुक गया। सोचने लगा कि बैठे बैठाए ये कौन सी परेशानी आ पड़ी। अब घर बाहर के काम कौन संभालेगा। निधि पर ही गुस्सा आने लगा उसे। अगर खुद पर ध्यान देती तो यह परेशानी ना आती। अब क्या करेगा वह। घर, दफ्तर और हॉस्पिटल के चक्कर में तो मर ही जाएगा। पहले वहां जाकर पैसे जमा कराइए। जब नर्स ने कहा तो अजीत का ध्यान टूटा। लगा अब 5-6 हफ्तों का चक्कर तो लग ही गया, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि इस इलाज में समय लगेगा। सोच सोचकर अजीत का माथा घूम रहा था।
जो निधि से छिपा ना रह सका। वो समझ रही थी कि अजीत पर कैसी मुसीबत आ पड़ी। घर बाहर सब कैसे संभालेगा। अगर जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। बेचारी को अब भी अजीत की ही चिंता हो रही थी और वह मन ही मन निधि को कैसे कोसे जा रहा था, जैसे उसने खुद रोग को बुलावा दिया हो। पर बेचारी तो खुद दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी अजीत का मुंह देखे जा रही थी। अब भी उसे घर की ही चिंता लगी थी कि वहाँ सब कैसे होगा। सुनिए, सुधा है मेरे पास, तो आप घर जाइए। वहाँ भी सब परेशान हो रहे होंगे। जल्दी ही मैं ठीक हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, दर्द से कराहते हुए निधि ने कहा। लेकिन अजीत उसकी बातों पर ऐसे चिल्ला उठा कि पूछो मत। मुंह बनाते हुए बोला, क्यों टेंशन ना लो, अगर तुम खुद का ध्यान रखती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो भूल गया कि एक वही है जो घर में सबका ध्यान रखती है। घर बाहर के कामों से लेकर सबकी छोटी बड़ी ज़रूरतों तक की जिम्मेदारी उसी की है। तो कहाँ बेचारी को वक्त मिलता है जो अपना ध्यान रखे। निधि के हॉस्पिटल में रहने से हफ्ते भर में ही घर की हालत बिगड़ने लगी। इधर अजीत दफ्तर और हॉस्पिटल के चक्कर में पिस रहा था और उधर निकी और कमला देवी घर के कामों को लेकर उलझ पड़ी। अथर्व भी अपनी मनमानी करने लगा था। निधि थी तो डांट डपट कर उसे पढ़ने बिठा दिया करती थी, लेकिन उसके न रहने से वह एकदम ही बेपरवाह हो गया था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता फिरता, जब पूछो तो अथर्व घर पर नहीं है सुनने को मिलता और अजीत का माथा गर्म हो जाता। लेकिन किसे किसे देखे वह। तभी सुधा आकर बोली कि उसका पति 10 दिनों के लिए दफ्तर के काम से बाहर जा रहे हैं, तो आज रात वह निधि के पास रुक जाया करेगी। सुनकर अजीत ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। लगा जिस औरत को वह चुगलखोर कहकर संबोधित करता था, जिसे देखते ही उसे चिढ़ होने लगती थी, आज वही सुधा उसके काम आ रही है। एक वही थी जो निधि के पास जाकर बैठती थी जब अजीत दफ्तर में होता तब। निधि के लिए सुबह का चाय नाश्ता दोपहर का खाना ज़्यादातर वही तो बनाकर ले आती थी। अपनी करनी पर पछतावा कर मन ही मन वह सुधा का शुक्रगुजार होने लगा। अजीत को अब निधि की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि अगर हेपेटाइटिस बीमारी लंबे वक्त तक रहे तो लीवर काम करना बंद कर सकता है या फिर कैंसर अथवा घाव हो सकते हैं। कहीं निधि को ऐसा कुछ हो गया तो बिस्तर पर पड़े पड़े ही वह सोचने लगा। टेंशन के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। अजीत जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो निधि का मृत शरीर बेड पर पड़ा दिखा। दोनों बच्चे बिलख रहे थे। कमला देवी भी एक कोने में दुबकी ये कह कह कर सिसक रही थी कि उसके मरने की उम्र न थी, फिर निधि क्यों चली गई। उधर सुधा उसे धिक्कार रही थी कि वही निधि की मौत का जिम्मेदार है, उसी ने उसकी जान ली है। कहती रही तबीयत ठीक नहीं है, दिखा दो डॉक्टर को, पर नहीं दिखाया। लो देखो चली गई, मौज करो अब। तभी अचानक हवा का झोंका आया और खिड़की का पल्ला धड़ाम से बंद हुआ तो अजीत घबराकर उठ बैठा। देखा वहाँ कोई न था सिवाय उसके। उफ, तो ये सपना था। अपने दिल पर हाथ रखकर अजीत ने एक गहरी सांस ली और फिर निधि की याद सताने लगी। मन हुआ फ़ोन कर ले, पर लगा नहीं हॉस्पिटल है। लेकिन निधि को लेकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। ऐसा ही होता है, मुसीबत के समय नकारात्मक बातें दिमाग पर ज़्यादा हावी हो जाती हैं। चाह कर भी इंसान अच्छी बातें सोच नहीं पाता। घबराहट के मारे वह पसीने से भीग गया। प्यास के मारे गला भी सूखने लगा। देखा तो जग खाली पड़ा था। निधि थी तो रोज पानी भरकर रख दिया करती थी। जैसे ही अजीत पानी लेने रसोई की तरफ जाने लगा, देखा निकी के कमरे की लाइट चालू थी। लगा भूल गई होगी, लेकिन जब कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आई तो वह उस ओर बढ़ गया।
वह फ़ोन पर किसी से कह रही थी, अरे समझो पापा घर पर ही हैं, तो कैसे आऊं? उधर से फिर उसने कुछ बोला तो निकी कहने लगी, कहा ना नहीं आ सकती। अब फ़ोन रखो, कोई सुन लेगा। हाँ हाँ, कल देखती हूँ। निकी अजीत जोर से चीखा। उसके हाथ से फ़ोन खींचकर अभी कुछ बोलता कि तभी उधर से उसने फ़ोन काट दिया। दोबारा फ़ोन मिलाया पर स्विच ऑफ आने लगा। जाहिर सी बात थी, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन इतना तो पता चल गया था अजीत को कि निकी किसी लड़के से बात कर रही थी। गुस्से से पापा को लाल होते देख निकी डर के मारे कांपने लगी। किससे बात कर रही थी? कौन था यह लड़का? अजीत ने गुस्से में पूछा। क कौन लड़का? कोई तो नहीं पापा। निकी साफ झूठ बोल गई। चुप, झूठ मत बोल। अभी मैंने सुना तुम किसी लड़के से मिलने की बात कर रही थी, पर पापा घर पर हैं इसलिए नहीं आ सकती। यही कहा ना तुमने उससे? बोलो, कौन है वह? अजीत चीखते हुए बोला। कोई तो ना था पापा, निकी बोली। अजीत ने एक जोर का थप्पड़ निकी के मुंह पर मारते हुए कहा, खबरदार जो आज की बाद बिना मेरे पूछे घर से बाहर कदम भी रखा। अजीत का गुस्सा देख निकी सहम गई कि मम्मी ने तो समझाकर छोड़ दिया, पर पापा तो जान ही ले लेंगे उसकी, क्योंकि अजीत का गुस्सा वह अच्छी तरह जानती थी। अब अजीत की नींद और उड़ गई। सोचने लगा, जवान लड़की है, अगर कदम बहक गए तो क्या होगा। सावधान तो किया था निधि ने कितनी बार, पर वही उसकी बात को आई गई कर दिया करता था। पता चला कि निकी अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है और उससे छिप छिप कर मिलती है। निधि के समझाने के बाद भी जब वह लड़का निकी से मिलता रहा तो वह उसके घर जाकर वार्निंग देकर आई कि अगर फिर कभी दोबारा वह निकी से मिला या फ़ोन किया तो पुलिस में शिकायत दर्ज कर देगी। निकी को भी उसने खूब खरी खोटी सुनाई थी। कहा था कि अगर नहीं मानी तो अजीत को बता देगी। तब निकी का ध्यान उस लड़के से हट गया था, लेकिन निधि के न रहने पर वो फिर मनमानी करने लगी थी। जो बाबा निधि के डर से घर में आना बंद कर चुका था, क्योंकि वह अंधविश्वास विरोधी थी, वह फिर से उसके घर में डेरा जमाने लगा था। घर की सुख शांति के नाम पर वह हर दिन कोई ना कोई पूजा पाठ जप तप करवाता रहता और कमला देवी से पैसे ऐंठता, समझाता कि उसके घर पर किसी बुरी शक्ति का साया है। कितनी बार कहा अजीत ने कि ये सब फालतू बातें हैं, ना पड़े वे इन सब बाबाओं के चक्कर में। मगर कमला देवी कहने लगी, वह तो घर की सुख शांति और निधि के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही ये सब करा रही है। इधर अथर्व का भी मन पढ़ाई लिखाई से उबने लगा था। जब देखो तब मोबाइल या लैपटॉप में लगा रहता, और तो और दोनों भाई बहन छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते और ऐसे उठापटक करने लगते कि पूरा घर जंग का मैदान नजर आता। दफ्तर से आने के बाद घर की हालत देख अजीत का मन करता उल्टे पांव बाहर चला जाए। एक निधि के न रहने से घर में सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे थे। घर की हालत ऐसी बद से बदतर हो गई कि क्या कहें। ऐसी विकट परेशानी आ खड़ी हुई है जिसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था अजीत को। उधर दफ्तर में भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। अजीत के दफ्तर में ही एक दोस्त थी, माया। खूब पटती थी दोनों की। साथ में खाना पीना हंसना बोलना होता था। भले ही घर में निधि इंतजार कर आंखें फोड़ ले, मगर जब तक माया मैडम जाने को ना कहती अजीत हिलता तक नहीं। माया को देख देख कर ही वह रसिक भाव से कविताएं बोलता और वह इठलाती मचलती चुटकी लेते हुए दूसरे सहयोगी कहते कि क्या भाभी जी को देखकर भी मन में कविताएं उत्पन्न होने लगती है अजीत भाई? तब बेशर्मों की तरह हंसते हुए अजीत कहता, अब भाभी तो घर की मुर्गी है ना, दाल बराबर। उसकी बात पर जहाँ सब ठहाके लगाते, वहीं माया उसके और नज़दीक सरक आती। लेकिन आज वही माया उसे छोड़कर विवेक के मन के तार जोड़ बैठी थी। मुंह से चाहे कुछ ना कहे, पर उसके बर्ताव से तो रोज यही झलकता था कि अब अजीत में उसको कोई दिलचस्पी नहीं रह गई।
अब अजीत भी इतना बेशरम तो था नहीं जो उसके पीछे पीछे चल पड़ता। माया का कुछ साल पहले अपने पति से डिवोर्स हो चुका था और अब वह सिंगल थी। वैसे भी ऐसी औरतों का क्या भरोसा जो समय देखकर दोस्त बदल ले। भाड़ में जाए मेरी बला से, मन में सोच उसी दिन से अजीत ने माया से किनारा कर लिया, क्योंकि अब उसे अपने घर परिवार को देखना था, अपनी पत्नी को वक्त देना था। कितनी बार निधि ने चेताया था कि निकी पर ध्यान दो, लड़की है, जरा भी पैर फिसला तो बदनामी हमारी होगी। लेकिन हर बार पागलों सी बातें मत करो कहकर अजीत उसे ही चुप करा दिया करता था। कहता, वो बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। क्या कोई मम्मी अपने बच्चों के पीछे पड़ सकती है कभी? वह तो बच्चों के भले के लिए ही उन्हें डांटती फटकारती थी। लेकिन यह बात आज अजीत को समझ में आ रही थी कि निधि कितनी सही थी और वह कितना गलत। सुविधाएं और आज़ादी तो दी उसने बच्चों को, पर वह नहीं दे पाया जो उन्हें देना चाहिए था। संस्कार, अच्छी सीख, जिम्मेदारी। पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि अब निधि पहले से काफ़ी बेहतर है और 2-4 दिन में उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। लेकिन उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वह बहुत कमज़ोर है। जब वह उसके कमरे में गया तो निधि सो रही थी। सो से जगाना सही नहीं लगा। धीरे से स्टूल खींचकर बेड के पास ही अजीत बैठ गया और एकटक निधि को निहारने लगा। बेजान शरीर, पीला पड़ा चेहरा, धसी आंखें देखकर सोचने लगा कि क्या ये वही निधि है जिसे कभी वह ब्याह कर लाया था। कैसा फूल सा मुखड़ा था इसका, और आज देखो कैसी हो गई है। अगर आज मैं इसकी जगह होता तो यह दिन रात एक कर देती, पागल हो जाती मेरे लिए। लेकिन मैं क्या कर पा रहा हूँ इसके लिए? कुछ भी तो नहीं। सोचकर अजीत की आंखें भर आई। जब निधि की आंखें खुली और सामने अजीत को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी चमक आ गई जैसे अग्नि में आहुति पड़ गई हो। इधर उधर देखने लगी, लगा बच्चे भी आए होंगे। कितने दिन हो गए थे उसे अपने बच्चों को देखे हुए। लग रहा था एक बार आंख भरकर बच्चों को देखे। उठने की कोशिश करने लगी, पर कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रही थी। अजीत ने उसे सहारा देकर बिठाया और पूछा, कैसी तबीयत है अब? उसने इशारे से कहा कि ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 दिन में अब तुम घर जा सकती हो। अजीत की बात पर वह हल्के से मुस्कुराई। कुछ खाओगी? अजीत ने पूछा तो उसने नाव में सिर हिला दिया। सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो। ये भी नहीं कह सकता था कि तुमने ही सबको बिगाड़ा है, क्योंकि बिगाड़ा तो उसने ही है। अब सबको ठीक करना पड़ेगा, समझानी पड़ेगी उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी। यह बात अजीत ने मन में ही कही। तुम अब ज़्यादा चिंता फिक्र करना छोड़ दो, खुद पर ध्यान दो। यह लो, सुधा भी आ गई, तो तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं घर हो आता हूँ। कहकर अजीत उठ खड़ा हुआ तो निधि उसे प्रेम भाव से देखते हुए बोली कि वह अपना ध्यान रखे। अजीत को लगा कि अभी भी इसे मेरी ही चिंता है। रास्ते भर वह सोच विचार करता रहा कि वो कितना गलत था और निधि कितनी सही। मैंने कभी उसे नहीं समझा। बच्चे घर में मौज करते रहे और मैं बाहर, और वह बेचारी हम सब की तीमारदारी में लगी रही। कभी अपने लिए नहीं सोचा उसने, और मैंने भी क्या सोचा उसके लिए। एक डॉक्टर को तो नहीं दिखा पाया। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? क्या पूरी जिंदगी जी पाता मैं उसके बिना? बेटा बेटी, जिन्हें मैं जान से बढ़कर प्यार करता हूँ, उनके सामने निधि को कभी भी अहमियत नहीं दी। वही बच्चे एक गिलास पानी मांगने पर चिढ़ जाते हैं। देख लिया मैंने सब और समझ भी लिया। वह माया जो मेरे पैसे उड़ाने आती थी, उसे भी देख लिया। कैसे मुंह फेर लिया उसने मुझसे। चलो अच्छा है, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यही सब सोचते हुए वह कब घर पहुंच गया पता ही नहीं चला। देखा तो निकी बड़े मज़े से झूला झूलते हुए किसी से फ़ोन पर बातें करने में व्यस्त थी।
अथर्व कमरे में बैठा हमेशा की तरह लैपटॉप चला रहा था और माँ बाबा जी की आवभगत में लगी हुई थी। अजीत को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाबा जी तो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि पहले ही अजीत ने चिता दिया था कि बाबा को घर में ना बुलाया करें। उस दिन तो वह चुप रह गया था, लेकिन आज लगता है कि निधि एकदम सही कहती है कि ढोंगी बाबा लोगों को बहलाकर सिर्फ उनसे पैसे ऐंठते हैं और कुछ नहीं। बाबाओं के कारनामों को सुन सुनकर तो अब उन पर से विश्वास ही उठ गया है, लेकिन अभी भी कमला देवी जैसे कुछ लोग हैं जो उनके चरणों में लौट जाने के लिए तैयार रहते हैं। चाय पिलाओ निकी, एक कप। झूले पर बैठते हुए एक बार अजीत ने सबको देखा। कमला देवी पूछने लगी, अब निधि कैसी है? ठीक है, डॉक्टर कह रहे थे कि 2-4 दिन में छुट्टी कर देंगे, लेकिन आप लोगों से कुछ बात करनी है मुझे। क्या है? अजीत ने अथर्व और निकी को भी आवाज देकर बुलाया। निकी, निधि घर आ तो रही है, पर डॉक्टर ने अभी उसे आराम करने को कहा है, इसलिए जब तक तुम्हारी मम्मी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, खाना तुम बनाओगी। खाना बनाने का नाम सुनते ही निकी के हाथ पांव फूलने लगे। घबरा कर बोली, पर पापा, मैं कैसे, मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। वैसे भी मम्मी तो अब आ ही रही है ना। निकी की बात पर अजीत ऐसे गुस्साया कि वह सहम उठी। बोला, क्या वह हम सबकी नौकरानी है? मैंने कहा कि जब तक तुम्हारी मम्मी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती, खाना तुम ही बनाओगी, ये बात तय है। और रही बात बनाना न आने की, तो दादी से पूछो, यूट्यूब में देखो और बनाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम बच्ची नहीं रही, कॉलेज में चली गई हो, कल को शादी भी होगी, तो क्या वहाँ भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे नखरे उठाने आएगी? समझ गई निकी कि अब वह नहीं बचने वाली, काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सिर झुकाकर उसे अजीत के फैसले को स्वीकार करना पड़ा। निकी के बाद अजीत ने अथर्व को घूर कर देखा तो बेचारा डर के मारे अपने आप में ही सिकुड़ने लगा। कहा भी गया है, सामने वाले को पहले अपने हाव भाव से डराओ, ताकि उसकी आधी हिम्मत वैसे ही पस्त हो जाए जैसे कि अथर्व की हो गई। क्यों, अगले महीने से तुम्हारी एग्जाम शुरू होने वाली है ना, तो क्या स्टडी तुम्हारा बाप करेगा? पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ चैटिंग करने में लगे रहते हो। क्या इसलिए मैंने तुम्हें लैपटॉप खरीद कर दिया था? जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है मैंने तुम सबका, समझे? अजीत ने कड़कती आवाज में कहा। तो अथर्व जी पापा करने लगा। समझ में आ गया अजीत को कि प्यार के साथ साथ बच्चों के साथ सख्ती भी जरूरी होती है। वो बोला, पढ़ाई के अलावा आज से बाहर के सारे काम, जैसे दूध फल सब्जी लाना, जो भी घर से जुड़े काम हैं, वे सब तुम करोगे। और हाँ, अपने कपड़े भी तुम खुद ही धोगे आज से, समझ गए? अजीत की सख्त आवाज से दोनों बच्चों की घिग्गी बंद गई। और माँ, आप बाबाओं को घर में बुलाना बंद कीजिए। कितनी बार निधि ने आपको समझाया, लेकिन आप है कि सुनती ही नहीं है। आप बड़ी हैं घर की, कम से कम इतना तो ध्यान रख ही सकती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घर पर है कि नहीं, घर में कौन आया कौन गया। क्या ये सब ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? आप ही बताइए ना, एक अकेला इंसान आखिर कितना काम करेगा? मैं तो सुबह से रात के 9 बजे तक ऑफिस में ही रहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्यार से ही। पर कमला देवी को भी अजीत ने उनकी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझा दी। सप्ताह भर बाद जब निधि घर पहुंची, तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। क्या सोचा था उसने कि उसके बिना घर की क्या हालत हो गई होगी, और यहाँ तो सब अलग ही था। सब पलंग पर सलीके से चादर बिछी हुई थी। हॉल रूम भी एकदम करीने से सजा चमक रहा था। रसोई भी एकदम साफ सुथरी और व्यवस्थित लग रही थी। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। पूरा घर चमक रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसी का घर है। क्या देख रही हो निधि, ये तुम्हारा ही घर है, और ये सब माँ और बच्चों ने मिलकर किया है। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ को देखते ही दोनों बच्चे आकर उससे लिपट गए। कमला देवी ने भी बहू को अपने सीने से लगा लिया। यह सब अचानक था निधि के लिए, क्योंकि उसने
सपने में भी नहीं सोचा था ये सब होगा। रात में बड़ी सुकून की नींद आई निधि को। वो जैसे ही उठने लगी अजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से हर सुबह की चाय ये बंदा बनाएगा आपके लिए। कहकर उठने लगा तो लड़खड़ा गया। नहीं नहीं घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ, और कभी ठोकर खाकर गिर भी जाऊं तो तुम संभाल लेना, अजीत ने कहा। तो निधि को हंसी आ गई। सालों बाद निधि के चेहरे पर हंसी देख अजीत भी मुस्कुरा उठा। अब मैं तुम्हें कभी भी मुरझाने नहीं दूंगा निधि, बस तुम्हारा साथ रहे। स्त्री का सरोवर तो पुरुष होता है, पुरुष रूपी पानी के साथ वो बढ़ती रहती है ऊपर से ऊपर, पर जैसे ही पानी घटा पीछे हटा वैसे ही स्त्री बेसहारा होकर सूखने लगती है। निधि के साथ भी वही हुआ। जब तक अजीत का सहयोग था वह खिलती रही, जब से अजीत का प्यार घटा वो मुरझाने लगी। लेकिन आज फिर उसी पुराने अजीत को देखकर वह खिल उठी। मन लहराने को करने लगा। मन के साथ उसके पूरे शरीर में जैसे शक्ति समा गई हो। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो रही है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।